हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। देखिए, आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1 व चैप्टर 2 यानी जो जीव जगत है और जीवों का वर्गीकरण, ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कई सारे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न चैप्टर 1 से आपको तैयार करना है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में देखिए, जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है वो ये है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। तो याद रखिए कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, वंश, जाति, गण या वर्ग। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हमेशा आपको याद रखना है जाति होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किंगडम यानी कि जगत। इसके बाद देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है कि द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं, यानी द्विनामकरण या बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन को किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलस लिनियस। तो द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कौन सा है कि जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं। पहला ऑप्शन दिया गया जनन, उपापचय, वृद्धि व उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है यहाँ पे कि सजीवों का लक्षण कौन सा है इनमें से। तो देखिए, सजीवों में जब आप बात करेंगे तो चाहे वो जनन हो, चाहे उपापचय हो, चाहे वृद्धि, ये सभी ही क्रियाएं जीवों के अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आपको करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेना, सोलेनम ट्यूबरोसम। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए छठवां प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक भी कौन है, इसके लेखक भी हैं कैरोलस लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर ए को आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी गेहूं के वंश का नाम बताना है। तो देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, यानी टिट्रिकम जो है वो गेहूं के वंश का नाम होता है। फिर देखिए नौवां प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रथम जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था। तो देखिए, प्रथम जातिवृत्तीय वर्गीकरण कौन सा वैज्ञानिक दिया था यहाँ पे, तो जॉन एच हसिंचन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपको बताना है सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। वर्ग आपको याद रखना है कि सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता शहर में। तो पहले का राइट आंसर आपको कर लेना है कोलकाता शहर। दूसरा है दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम हर्बेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम हर्बेरिया कहते हैं। तो हर्बेरिया में ही आपको याद रखना है कि कई सारे पौधों के नमूने को एकत्रित करके उसे रखा जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है, हर्बेरिया। तीसरा प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, कैरोलस लिनियस। तीसरे का राइट आंसर आपको लिख लेना है कैरोलस लिनियस। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला कि वर्गीकरण जो होती है यानी क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई। तो इसके पहले भी हमने आपको बताया कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपको लिख लेना है टिट्रिकम एस्टिवम। पांचवा प्रश्न तो हो गया, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल से अगला व बड़ा क्रम है। देखिए, वर्गीकीय पदानुक्रम में आपको कुल यानी फैमिली से बड़ा कौन सा क्रम होता है। तो फैमिली से बड़ा क्या होता है आपको बताना है, गण होता है। क्या होता है, फैमिली से बड़ा गण होता है। फिर गण से बड़ा आपको याद रखना है वर्ग होता है। फिर वर्ग से बड़ा फिर संघ होता है। संघ से बड़ा जगत होता है। तो वर्गीकीय पदानुक्रम के जितने भी आपको क्रम है वो जरूर याद रखना है, बड़े से छोटा क्रम और छोटे से बड़ा क्रम। अक्सर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्गीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है
कि यहाँ पे बताना है सीट का मानक आकार 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर है। तो किस सीट का मानक आकार जो है वो इतना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मुख्य रूप से हर्बेरियम सीट का। तो जो हर्बेरिया सीट होती है, हर्बेरियम जैसे तैयार करने की आप लोगों ने विधि पढ़ी होगी, तो हर्बेरियम सीट का मानक आकार, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम सीट का मानक आकार इतना होता है। इसके बाद देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? देहरादून में। और देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। तो बेसिकली आपको याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीव के वैज्ञानिक नाम में पहला पद किस नाम तथा द्वितीय पद स्पीसीज नाम का होता है? मतलब पहला नाम आपको बताना है, दूसरा नाम तो दिया ही गया है कि जीवों के वैज्ञानिक नाम में जो दूसरा नाम होता है वो तो जाति का यानी कि स्पीसीज का नाम होता है। तो पहला नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जीवों के वैज्ञानिक नाम में पहला नाम ... नाम होता है। तो पहला नाम आपको याद रखना है वंश का नाम होता है, यानी जीनस का नाम होता है। किसका होता है? पहला नाम वंश का होता है। 10वां प्रश्न कौन सा है? देखिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही क्या कहलाती है? विविधता ही जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो किसी भी प्रकार से पृथ्वी के अंदर उपस्थित जीवधारियों की जो विविधता होती है वही कहलाती है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। 11वां प्रश्न है कि जीवधारियों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकी या टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर देखना है आपको। पहला प्रश्न दिया गया ICBN का पूरा नाम बताइए। तो देखिए ICBN का पूरा नाम क्या होता है? तो ICBN का पूरा नाम यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या याद रखना है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपको याद रखना है ICBN का पूरा नाम। इसके बाद दूसरा है ICZN। ICZN का पूरा नाम आप लिख लीजिए क्या होता है? I से इंटरनेशनल हो जाएगा, C से हो जाएगा कोड ऑफ, और फिर इसके बाद Z से हो जाएगा जूलॉजिकल, और फिर यहाँ पे N से हो जाएगा नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे पहले में बॉटेनिकल हो गया, दूसरे में पहले में बी है तो बॉटेनिकल, दूसरे में जेड है तो जूलॉजिकल। बस एन का दोनों में सेम है, एन का नॉमेनक्लेचर, यानी केवल आपको बी और जेड का चेंज करना है दोनों में। बी में बॉटेनिकल आ जाएगा और जेड फॉर जूलॉजिकल आ जाएगा, बस बाकी दोनों का सेम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एक में बॉटेनिकल आपको नॉमेनक्लेचर करना है, दूसरे में जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि पादप विज्ञान की वह शाखा या पादप विज्ञान की शाखा जो माइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत आपको याद रखना है किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कवक यानी कि फंगाई याद रखना है। माइकोलॉजी की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। अगला प्रश्न है देखिए कि जीवधारियों का कौन सा जो गुण है वो प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है? तो इसका सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पे क्या है? देखिए मुख्य रूप से कि जीव विज्ञान की, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, पादप विज्ञान की वह शाखा। पांचवा प्रश्न जो है वो ये है कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की एक शाखा है जिसको कहते हैं फाइकोलॉजी। तो इसके पहले हमने बताया आपको माइकोलॉजी, चौथे में माइकोलॉजी पूछा गया है, पांचवें में फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में आपको याद रखना है कि हम शैवालों का अध्ययन करते हैं यानी कि एल्गियों का अध्ययन करते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कवक, यानी माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में पांचवें का हो जाएगा शैवाल। छठा प्रश्न है कि जीवधारियों का कौन सा गुण प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है? तो जीवधारियों का ऐसा कौन सा गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन यानी कि जनन। प्रजनन के कारण ही आपको याद रखना है कि किसी भी जीव के अंदर जीवों में निरंतरता बनी रहती है, अर्थात जीव लगातार अपने आप को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है कि स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो पुस्तक होती है इसके लेखक कौन हैं? तो जेनेरा प्लांटेरम हो, चाहे स्पीसीज प्लांटेरम हो, चाहे क्लासेस प्लांटेरम हो, चाहे सिस्टेमा नेचुरी हो, इन चारों ही बुक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। तो आपको स्पीसीज प्लांटेरम पूछे
या जेनेरा प्लांटेरम पूछे या सिस्टेमा नेचुरी पूछे, सभी पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पादपों में जो फाइलम होता है, जैसे पादपों में आप फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम का मतलब होता है संघ, तो पादपों में फाइलम के स्थान पर किस पदानुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पादपों में फाइलम के स्थान पर, यानी जंतुओं के लिए हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, तो जंतुओं के लिए जो फाइलम होता है या संघ होता है उसके स्थान पर पादपों के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो पादपों में हम फाइलम उसको नहीं कहते हैं, पादपों में हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन का मतलब होता है प्रभाग, तो पादपों में आपको लिखना है डिवीजन या प्रभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिवीजन या प्रभाग आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि BSI का विस्तार कीजिए, अर्थात BSI का पूरा नाम लिखना है। तो BSI का पूरा नाम हो जाएगा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? BSI का पूरा नाम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वो है सही जोड़ी वाला प्रश्न। तो देखिए सही जोड़ी वाले प्रश्नों में आपको यहाँ पे याद रखना है कि सही जोड़ी वाले प्रश्नों में जो दिया गया है मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा का हो जाएगा इंडिका और सोलेनम का हो जाएगा ट्यूबरोसम, यानी जो है पहले का बी हो जाएगा और दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा ट्यूबरोसम, यानी दूसरे का हो जाएगा आपका आ नंबर। तो पहला और दूसरा तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है वो है अब नेक्स्ट पेज में। अब देखिए तीसरा जो है वो है ब्रेसिका। तो ब्रेसिका के आगे क्या हो जाएगा? देखिए ब्रेसिका ओलरेसिया हो जाएगा, या कि एलियम सेपा होगा, या कि एस्टिवम होगा। तो देखिए प्याज का होता है एलियम सेपा, वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिया गया है, सभी वैज्ञानिक नाम की यहाँ पे जोड़ी मिलानी है आपको। तो इसके पहले भी आपने देखा है। तो देखिए ब्रेसिका का क्या हो जाएगा? ब्रेसिका ओलरेसिया, जो कि पत्ता गोभी या फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम होता है। ट्रिटिकम का हो जाएगा एस्टिवम, गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर प्याज का हो जाएगा एलियम सेपा, तो प्याज का यानी पांचवे का हो जाएगा या नंबर। तो चौथे का हो जाएगा ट्रिटिकम का एस्टिवम, ब्रेसिका का हो जाएगा ओलरेसिया और प्याज का हो जाएगा एलियम सेपा। इसके बाद देखिए सत्य असत्य वाले प्रश्न आपको देखने हैं। सत्य असत्य वाले प्रश्नों में देखिए जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो उपापचय है यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है यह सजीवों का प्रमुख लक्षण है, तो सत्य है। देखिए जो मेटाबॉलिज्म है ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है, यानी पहला जो है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि प्रजनन से प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, तो यस प्रजनन के द्वारा ही तो जीवों की निरंतरता बनी रहती है। तीसरा क्या है? देखिए कि वर्गीकरण जो है यानी क्लासिफिकेशन, यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं का आधार है, तो बिल्कुल है, क्योंकि वर्गीकरण ही तो अन्य शाखाओं का आधार है, वर्गीकरण से ही तो सब कुछ आगे की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। फिर चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है कि नामकरण हेतु स्थानीय नाम का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत बात है। नामकरण के लिए स्थानीय नाम का तो प्रयोग किया ही जाता है, साथ ही साथ मुख्य रूप से जो किया जाता है वो है वैज्ञानिक नाम। तो नामकरण के लिए आपको वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है, वैज्ञानिक नाम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे वैज्ञानिक नाम भी लिखे हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सटाइबम होता है, अदरम का जिंजीवर ऑफिसिनेलस, अमरूद का सीडियम ग्वाजावा, नींबू का साइट्रस लिमोनियस और आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद देखिए जो अगला सेट है चैप्टर 2। चैप्टर 1 के हमने यहाँ पे आपको पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर 2 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो चैप्टर 2 के चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर 2 हमारा है जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग आपको बताना है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई? जो डाइनर नामक वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा आपको बताना है कि सबसे पहले किसकी खोज की गई सन 1971 में यानी कि 1971 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरोइड। वायरोइड को की खोज किसने की थी? डाइनर ने की थी। तीसरा प्रश्न है वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है वर्गीकी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में क्या कर लेना है? करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
क्योंकि जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपको याद रखना है कि जो विषाणु होते हैं उनको कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी जगत में नहीं, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण में R.H. विटेकर ने कहीं पर भी विषाणुओं को स्थान नहीं दिया, यानी वायरस को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है वर्गीकरण में अपने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग यहाँ पे आपको बताना है टाइफाइड, हैजा, गोनेरिया या कि उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो हैजा है, टाइफाइड है, गोनेरिया है, ये सभी के सभी ही क्या हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जीवाणुओं से होने वाले रोग सभी हैं, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो गोनेरिया हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है कि जो 5 जगत वर्गीकरण है उनमें से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया आपसे कि वर्गीकरण में जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें एक कोशिकीय व यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो देखिए आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं और साथ ही साथ जो यूकैरियोटिक होते हैं उनको किस में रखा गया है, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है, उनको मुख्य रूप से आपको याद रखना है कहाँ रखा गया है, उनको रखा गया है प्रोटिस्टा में। तो एक कोशिकीय यदि प्रोकैरियोटिक जीवों की बात की जाएगी तो उसको मोनेरा में रखा गया है, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो थैली फंगाई आपको बताना है किसे कहा जाता है यहाँ पे। तो थैली फंगाई कहा जाता है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, एस्कोमाइसिटीज को। किसको कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। तो आपको 7वें का राइट आंसर क्या कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। एस्कोमाइसिटीज को हम थैली फंगाई भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनका नाम लिखना है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। मतलब ऐसे कौन से मुख्य रूप से जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और वो जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपको याद रखना है कि राइजोबियम। राइजोबियम जो है यह मुख्य रूप से लेग्यूमिनेसी यानी कि दलहनी पौधों की जड़ों वाली जो फैमिली है इसमें पाई जाती है, और मुख्य रूप से राइजोबियम नाइट्रोजनी का स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें से सही विकल्प आपको इतने तैयार कर लेने हैं चैप्टर 2 से। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको देखना है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि डॉट 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 को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगलीना को। किसको कहा जाता है, युगलीना को आपको याद रखना है कि सजीव युगलीना को आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। जैसे वायरस को हम सजीव व निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक यानी कि कड़ी कहते हैं, उसी प्रकार हम युगलीना को हम पौधों और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवक विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक हैं। तो कवक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो माइकेली को। किसको कहा जाता है, माइकेली को हम कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकेली। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि 3 डोमेन पद्धति के वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो 3 डोमेन पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, तो 3 डोमेन पद्धति आपको याद रखना है कार्ल ऊज ने सबसे पहले 3 डोमेन पद्धति प्रस्तुत की है। तो तीसरे का राइट आंसर आपको लिख लेना है कार्ल ऊज। चौथा प्रश्न है कि पैरामीशियम को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी पैरामीशियम को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो पैरामीशियम को आपको याद रखना है कि स्लीपर जंतु कहते हैं। कौन सा जंतु कहते हैं, स्लीपर जंतु कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पैरामीशियम होता है वो देखने में जैसे चप्पल होती है, स्लीपर होती है, उसी के समान इसकी संरचना आपको नजर आती है। पांचवा प्रश्न है कि व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में किसको सम्मिलित नहीं किया। तो हमने पहले बताया कि वायरस यानी कि विषाणुओं को सम्मिलित नहीं किया है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु। छठा प्रश्न है कि पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जो पादप होते हैं पौधों में मुख्य रूप से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिए अनुवांशिक पदार्थ में मुख्य रूप से डीएनए व आरएनए होते हैं। पौधों में आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से बेसिकली जो है तो
वसा, तेल या ग्लाइकोजन की बनी होती है। सॉरी, यहाँ पे आपको याद रखना है कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति आपको याद रखना है काइटिन की बनी होती है। किसकी, या तो सेल्यूलोज की बनी होती है या तो काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपको याद रखना है सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए कि कवकों में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में पाया जाता है। तो कवकों में संचित भोज्य पदार्थ आपको याद रखना है कि या तो वसा या तेल या ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर देखने हैं आपको। पहला प्रश्न दिया गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो 5 जगत वर्गीकरण आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया था। तो 5 जगत वर्गीकरण आपको याद रखना है R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है किस जीव को हम पादप जगत का जोकर यानी कि क्या कहते हैं, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो जोकर किस जीव को कहा जाता है, जल्दी बताइए। देखिए जोकर किस जीव को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, जीव पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो इसको हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, जिसको कि हम PPLO भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है और माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। तो जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है कि PPLO का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए PPLO का पूरा नाम आप लिखेंगे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये PPLO का पूरा नाम होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली रचना कौन सी है। तो साइनोबैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली संरचना कौन सी होती है, हीटेरोसिस्ट। इसमें हीटेरोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला प्रश्न है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। हमने आपको देखिए इसके पहले भी बताया था कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे गलत दिया गया है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है या कि काइटिन की बनी होती है। इसमें आपको देखिए गलत दिया गया है तो इसको आप सही बना लेंगे। यदि आप कोई भी प्रश्न बैंक से यदि क्वेश्चन आप इसका देखे होंगे तो उसमें गलत आंसर दिया गया है। इसमें आपको राइट आंसर कर लेना है पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह में आपको यहाँ पे कवक सेल्यूलोज या काइटिन कर लेना है। तो सेल्यूलोज या काइटिन यहाँ पे कर लेना है। बेसिकली आपको याद रखना है कि कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है, कभी भी पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो यदि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पूछता है तब आपको बताना है पेप्टिडोग्लाइकेन मुख्य रूप से। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा, देखिए TMB का पूरा नाम लिखिए। तो TMB का पूरा नाम क्या होता है, देखिए टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस किसका पूरा नाम होता है, TMB का। अगला प्रश्न है कि वायरोइड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वियोडोर डायनर ने की थी। किसने की थी, वियोडोर डायनर ने की थी। किसकी खोज, तो ये आपने याद रखना है कि वायरॉइड की खोज की थी। इसके बाद देखिए सही जोड़ी वाले प्रश्न आपको देखना है। सही जोड़ी वाले प्रश्न में देखिए पहला जो दिया गया है पादप, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एनिमेलिया। तो बेसिकली देखिए पहला आपका दिया गया है पादप। तो पादप का आपको याद रखना है यहाँ पे कि पादप जो है इनमें से मुख्य रूप से एल्गी हो जाएगा। पादप का क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, यानी पहले का यह नंबर हो जाएगा। दूसरा है फंगाई। फंगाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक प्रकार का फंगाई होता है। इसके बाद देखिए प्रोटिस्टा की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूग्लिनॉइड हो जाएगा। प्रोटिस्टा का क्या होगा, यूग्लिनॉइड। इसके बाद मोनेरा। मोनेरा में आपको याद रखना है, मोनेरा में आपको क्या याद रखना है, आर्ची बैक्टीरिया आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद एनिमेलिया का संबंध हो जाएगा पोरीफेरा से, क्योंकि पोरीफेरा जो है मुख्य रूप से एनिमेलिया में एक संघ होता है। तो एनिमेलिया के अंतर्गत आता है पोरीफेरा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी वाले प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर सत्य असत्य वाले प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो मूल गोप होते हैं, मूल गोप जड़ के शीर्ष की रक्षा करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मूल गोप जो होते हैं जड़ की रक्षा करने का काम करते हैं। तो यस, पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, यानी आपको पहले नंबर को आपको सत्य यानी कि करेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि पुष्प प्रदोह का परिवर्तित रूप है। यहाँ पे देखिए प्रदोह लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्ररोह होगा, क्योंकि पुष्प जो होते हैं वो प्ररोह का ही परिवर्तित रूप होते हैं। तो दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाते हैं।
तो फ्लावर भी क्या होता है, एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी कि मॉडिफाइड शूट होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि जो असिप्राक्ष पुष्प क्रम होते हैं उनमें पुष्प जो होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इसको भी आपको करेक्ट कर लेना है, सत्य कर लेना, क्योंकि जो असीमाक्षी पुष्प क्रम होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि बंध पुंकेसर स्टेमिनाइड कहलाते हैं। तो बंध पुंकेसर जो होते हैं ये स्टेमिनाइड कहलाते हैं। यस, ये भी चौथा भी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें हम कोट फल कहते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिन फलों का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें कोट फल कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। पांचवा नंबर आपको यहाँ पे असत्य कर लेना है, क्योंकि जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल अनिषेकी फल कहलाते हैं। तो सत्य। देखिए बिना निषेचन के यदि फल विकसित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को फिर हम कहते हैं अनिषेक फलन। तो यदि बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं फल तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमने चैप्टर 1 व चैप्टर 2 के कंप्लीट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कवर करा दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।